Good morning. 8th class, we have seen few question answers before this video, and now we are on English workshop question number 2A. So please open 94 page number of your book. We will first understand the questions and then you will see the answers. The first question, what does the word Titanic mean? टाइटैनिक का मतलब क्या है? तो आपको जब हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें जो मिलने वाले हैं वो सब आपके पैराग्राफ में या आपके लेसन में दिए होते हैं. मैं पैराग्राफ इसलिए कहती हूँ कि कोई लेसन अगर आता है तो वो पूरा लेसन नहीं होता है एग्ज़ाम में. आपको उसमें से 2 या 3 पैराग्राफ्स, जिसको हम एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं, वो रहते हैं. तो उसमें आपको ये आंसर्स आसानी से मिल जाते हैं. अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही तो हमें एग्जैक्ट पता रहती कि ये आंसर्स कौन से पैराग्राफ में हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड टाइटैनिक जो है वो हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट पैराग्राफ में, है ना. तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर देख सकते हैं. मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहले ही अपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे या आपने वहाँ पे टिक लगाया होगा, जिससे आपको समझ में आए कि ये मेरे को आंसर लग रहा है. तो आप वो आंसर पहले चेक करेंगे. अगर आपको करेक्ट नज़र आते हैं तो आप लोग उसे अपने फेयर नोटबुक में लिख लेंगे, और अगर आपको करेक्ट नहीं लगते हैं तो समझने की कोशिश करना है इस वीडियो के थ्रू कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है और आंसर किस तरह से लिखा जाता है और समझा जाता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमने पढ़ा व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन्स. टाइटैनिक का मीनिंग क्या है? टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. हमारा आंसर है टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. क्वेश्चन में है व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन, है ना. तो डज और मीन ये दोनों को जोड़कर हमें जब आंसर लिखना होता है तो हमें इसका डज, ये हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में शामिल कर उसका आंसर में मीन्स ऐसा कंप्लीट एक एक्शन वर्ड हमको लिखना पड़ता है. तो ये डज जो है वो प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, इसीलिए मीन को हमने भी उसका रूप चेंज करके, उसका टेंस चेंज करके हमने क्या किया है? मीन्स. तो द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. आपके सामने स्क्रीन पे आपको आंसर नज़र आ रहा होगा. नेक्स्ट, अभी एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हो, कभी अगर आप वाक्य लिख रहे हो, तो वाक्य का पहला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और वाक्य जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है. वाक्य के बीच में अगर आई ये लेटर आता है, सिर्फ अकेला आई ये लेटर आता है, तो वो कैपिटल रहता है. और अगर कोई प्रॉपर नाउन है, किसी को दिए हुए नाम है, किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपको उसका भी लेटर कैपिटल लिखना होता है. बाकी सब स्मॉल रहते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी पैसेंजर्स डिड टाइटैनिक कैरी. हाउ मेनी से समझ में आता है कि कितने पैसेंजर्स कैरी कर रहा था टाइटैनिक. तो अब डिड कैरी, तो क्या होना चाहिए? डिड प्लस कैरी इज इक्वल टू कैरीड, क्योंकि ये पास्ट टेंस का आंसर है. तो टाइटैनिक कैरीड मोर देन 2000 पैसेंजर्स. 2000 से ज़्यादा पैसेंजर्स वो लेके जा रहा था, इसलिए 2000 से भी ज़्यादा, इसलिए मोर देन 2000 हमें लिखना है. नेक्स्ट, वाई वर द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक प्राउड. क्यों प्राउड फील कर रहे थे? वाई, क्यों. क्यों के आंसर आपको पता है किस तरह से हमें क्वेश्चन का पार्ट लिखकर बिकॉज करके हमें आंसर लिखना होता है. तो देखिए, द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक, द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक वर प्राउड, वर द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक. तो जब भी क्वेश्चन होता है तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट होता है. जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं या आंसर लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में वर्ब लिखना होता है. ओके, तो अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वर. यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो वर्ब दिया है उसे लेंगे. तो द पैसेंजर्स ऑन टाइटैनिक वर प्राउड बिकॉज
इट वॉज द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत ही फाइन, सबसे फाइनेस्ट वो शिप थी. एंड दैट्स वाई द पीपल हु वर ट्रैवलिंग ऑन दैट टाइटैनिक वॉज थिंकिंग दैट दे आर वेरी प्राउड. तो बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है हमको, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखाया है. बिकॉज it was the finest ship in the world. I hope you understand the answer. We are on now next D. Why did people call Titanic an unsinkable ship? Unsinkable ship क्यों कहा जाता था टाइटैनिक को? अब देखिए आंसर वो फिर से वाई का है. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डीड है ना, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ एक मेन वर्ब भी है, एक्शन वर्ड भी है. अगर अब आप एक्शन वर्ड समझ सकते हो तो जिस शब्द में आपको एक्शन का पता चलता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं. तो कॉल में आपको बुलाने की एक्शन होती है ना, तो बुलाने की एक्शन यानी यहाँ पे कुछ तो भी एक्शन घट रही है इस वर्ड में, इसीलिए वो क्या हुआ, मेन वर्ब, एक्शन वर्ड हुआ. तो ये जो एक्शन वर्ड है ये अगर दिया है और डू डज डिड ऐसे हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, तो ये डू के साथ, डज के साथ, डीड के साथ इन वर्ब के आपको टेंस में फॉर्म जो रहते हैं वो लेने पड़ते हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म. ठीक है. और प्रेजेंट फॉर्म में दो प्रकार के फॉर्म है. हमने टेंसेस जब देखे थे तो ये बताया था मैंने. क्या फॉर्म है दो? एक डू और डज वाला, यानी एक वर्ब का मेन फॉर्म होता है, ओके, और उसको एस या ईएस फॉर्म लगता है. तो वो कब लगता है? जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है. ओके, सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन वर्ड जो होता है हमारा, मेन वर्ब जो होता है, उसको एस या ई एस फॉर्म लगता है. जैसे आई गो, मगर राम गोज, राम सिंगुलर है. अब आप बोलोगे मैडम आई भी तो सिंगल है, लेकिन आई और प्लूरल के लिए हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना पड़ता है. तो कैसे? देखिए, I go to school, we go to school. You go to school, you go to school. He goes to school, she goes to school. It goes to school, they go to school. तो ये जो go कहाँ लिया है और goes कहाँ लिया है आपको समझ में आया होगा. बहुत ज़्यादा मैं माइंड आपका भटकाना नहीं चाहती हूँ, आप लोग मेरा ये वीडियो में देख लीजिएगा. अभी आपको वापस अपने क्वेश्चन पे आना है. वाई डिड पीपल कॉल, तो हम डिड कॉल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? पीपल. तो पीपल डीड कॉल, ऐसा हमारा आंसर होना चाहिए. लेकिन डीड ये हेल्पिंग वर्ब है और कॉल हमारा मेन वर्ब है. तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते वक्त हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें सिर्फ निगेटिव सेंटेंस करने के लिए और क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है. अब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, तो हमको डीड, इस हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. वो डीड हम कॉल में ऐड कर लेंगे. तो क्या होगा? देखिए, पीपल कॉल्ड. जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि डज और मीन, तो मीन्स लिया था. डीड और कैरी था तो कैरीड लिया था. अब डीड और कॉल है तो कॉल्ड लेंगे. ठीक है, डीड कॉल्ड. तो पीपल कॉल्ड टाइटैनिक एन अनसिंकेबल शिप बिकॉज दे थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक. क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकती, इसलिए उन्होंने उसे अनसिंकेबल शिप नाम दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Carpathia's crew find? अब did और find, Carpathia's crew ये हमारा सब्जेक्ट हुआ. तो Carpathia's crew found, क्या मिला था उनको? The lifeboats, chairs and pieces of wood floating on the water. उनको पानी के ऊपर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े, लाइफ बोट और चेयर्स मिले थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage? तो डायरेक्टर का नाम देना है सिर्फ. हु वाला आंसर बहुत आसान होता है. हु की जगह पे आपको जो व्यक्ति के बारे में पूछा गया है वो आप लिख लीजिए. जैसे हु वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, हु हैड रिटन दिस पोएम, हु वॉज द प्लेयर. तो उसमें सिर्फ हु में आपको क्या करना होता है? सिर्फ नाम देना होता है. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर का नाम मालूम है, आपके बुक में दिया ही है, जेम्स कैमेरन. बाकी सारा सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है, इसीलिए मैंने वो दिया नहीं आपको. तो यानी आपका आंसर क्या हुआ? जेम्स कैमेरन
was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage. Okay, next, where did the scientist find Titanic? Scientist को Titanic कहाँ मिली? The scientist found Titanic lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, that is 13,000 feet. 13,000 feet. तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, इसलिए मैंने कंप्लीट आंसर नहीं दिया। इसके पीछे एक और वजह है बच्चों कि जो बच्चे सीधा सीधा मेरा वीडियो सुनकर लिख लेते हैं, उतार लेते हैं, उनको थोड़ी सी मशक्क़त कराने के लिए मैं ये कर रही हूँ। अगर आप बुक में देखोगे तो ही आपको ये सारे आंसर्स समझ में आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब भी मैं कोई भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ कराती हूँ इंग्लिश के लेसन से, तब आपको इंग्लिश की बुक ज़रूर खोलनी है, आपको इंग्लिश के लेसन्स बार बार पढ़ने हैं, वो एक्टिविटीज़ को बार बार पढ़ना है और फिर मेरा वीडियो भी सुनना है। ओके, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है वर्णन। इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा आपको, और किसी चीज़ का वर्णन शॉर्ट में तो नहीं होता है। तो फिर भी मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको आंसर्स दिए ताकि आप उसे लर्न भी कर सको और बुक से भी समझ सको। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5, फाइंड आउट व्हाट। फर्स्ट, रीजन्स फॉर द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक के डूबने का रीज़न, कारण आपको बताना है। तो एक नहीं, दो होंगे, तीन कारण होंगे, जो भी होगा हमको वो देना है। तो हमारे सामने आंसर है, द शिप्स बिल्डर्स वर वेरी श्योर अबाउट दिस दैट टाइटैनिक वॉज द अनसिंकेबल शिप। जो शिप के बिल्डर थे वो बहुत श्योर थे कि ये टाइटैनिक अनसिंकेबल शिप है। एक तो ये हुआ, एंड दे डिड नॉट लुक आफ्टर इट्स सेफ्टी, और इसलिए उन्होंने इस शिप की सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड दे डिड नॉट लुक आफ्टर, सॉरी, एंड forgot about the dangers of sea journey like icebergs, and they totally forgot, भूल गए थे वो कि समुंदर के कुछ खतरे, डेंजर्स भी होते हैं, जैसे कि सी आइसबर्ग जो होता है। ओके, तो आइसबर्ग जैसे खतरों को वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने वो एक ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने पैसेंजर्स के सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और तीसरा, उनको लगा कि ये जो टाइटैनिक है ये अनसिंकेबल शिप है, ये कभी नहीं डूब सकती। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से ये जो टाइटैनिक है ये डूब गया। अगर उनको पहले ही लगता था कि ये तो शिप है, ये तो समुंदर पे ही चलने वाली है, समुंदर में तो तूफान आते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं और भी बहुत सारे खतरे होते हैं, तो वो भी शिप को डुबा सकते हैं, तो शायद उन्होंने कुछ और सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए होते। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड, इफेक्ट्स ऑफ द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक के डूबने का इफेक्ट यानी असर क्या हुआ। तो 2 प्रकार के असर हुए हैं यहाँ पे। एक लॉन्ग टर्म असर हुआ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोलते हैं, और एक शॉर्ट टर्म, यानी जैसे ही डूबा क्या करना चाहिए था उनको लगा, और फिर उन्होंने शिप डूबने के ऊपर एक अपना दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए जिससे शिप अगर डूबता भी है तो बाकी के शिप्स आकर उन्हें, लोगों को कम से कम बचा ले। तो ये ऐसे 2 प्रकार के असर इफेक्ट्स हमको दिखने को मिलते हैं। आपके सामने है आंसर में, अबाउट 1500 पीपल ड्राउंड बिकॉज दे वर नॉट सेव्ड ऑन टाइम। सबसे पहला इफेक्ट तो ये हुआ, जैसे ही जहाज डूबा 1500 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डूब कर मौत हो गई। ये पहला असर। अब लॉन्ग टर्म असर है, एंड इन 1930, और फिर 1913 में, 1912 में ये घटना हुई थी शिप डूबने की, फिर 1913 में डिसाइड हुआ, वो आपको पैराग्राफ में देखना है। अब ये जो आंसर्स है ये इस तरह के हैं कि ये एक साथ आपको नज़र नहीं आते हैं, कहीं कुछ आंसर का आपको पता करना पड़ता है, कहीं पे कुछ, तो कुछ आंसर्स डायरेक्टली नहीं दिए रहते हैं, कुछ आंसर्स डायरेक्टली दिए रहते हैं, कुछ के सिर्फ वर्ड्स आपको आंसर में लिखने पड़ते हैं, और कुछ के आपको सेंटेंसेस खुद कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस आप जितने बार वीडियो सुनेंगे, जितने बार लेसन्स पढ़ोगे, जितने बार लिख कर देखोगे, उतने बार होने वाली है। ओके, सो सेकेंड रीज़न है, इन 1913 इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड।
and it was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. So what was the long term effect? कि एक तो शिप में इनफ लाइफ बोट्स हो वो तय हुआ, पर्याप्त लाइफ बोट्स, और दूसरा जो बोर्ड पे या शिप पे जो रेडियोज़ है वो डे और नाइट शुरू रहेंगे. ओके, यहाँ पे हमारा ये एक फेज़ ख़त्म होता है क्वेश्चन आंसर्स का. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग दूसरे जो बचे हैं क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो देखेंगे आप, और आप इसको जल्दी से जल्दी लिखेंगे बच्चों, समझ कर लिखेंगे, खुद ढूंढेंगे वो आंसर्स कहाँ से लिखे गए हैं, और फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आंसर्स भेजेंगे. ओके, हैव अ गुड डे.